Good morning students. Welcome to Diksha Educational Classes Mathura. All of you are requested to like and subscribe this channel. Students, today I will explain this chapter 5 Major Landforms of the Earth, class 6 Geography in SST. So students, the various landforms on the Earth's surface are a result of two types of forces, इंटरनल एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भू आकृतियाँ दो प्रकार की शक्तियों आंतरिक और बाह्य का परिणाम है। अंतरंग बल पृथ्वी के अंदर से सतह की ओर कार्य करते हैं, वे अचानक कार्य करते हैं और पृथ्वी की पपड़ी के उत्थान या निर्वाह का कारण भी बनते हैं, जिससे क्या होता है कि पहाड़ों का निर्माण होता है और पठारों का भी। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आंतरिक बलों के उदाहरण ही हैं। बाह्य दल पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, वे धीरे धीरे कार्य करते हैं और हाईलैंड्स के यानी कि जो हाईलैंड्स होते हैं उसके नीचे की ओर बहते हैं, तराई में सामग्री जमा करते हैं। बहता पानी, चलती बर्फ, हवा और लहरें बाहरी ताकतों के उदाहरण हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे बहने को गिरावट कहा जाता है। बहना जो होता है वो सामग्री का चित्रण नीचे इलाकों में इन क्षेत्रों की ऊंचाई पर बढ़ जाता है, जिसे हम अग्रेडेशन यानी कि अग्रगामी कहते हैं। इससे क्या होता है, गिरावट और अग्रगामी दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं और इस तरह पृथ्वी की सतह पर संतुलन लाती हैं। पृथ्वी की सतह पर यानी कि द लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर ग्रुप्ड अंडर थ्री मेजर डिविजन्स, माउंटेन्स, प्लेट्स एंड प्लेन्स। यानी कि पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियाँ तीन प्रमुख प्रभाग पर्वतों, पठारों और मैदानों के अंतर्गत समूहीकृत यानी कि उनको तीन टाइप्स के डिस्क्राइब यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बांटा गया है, पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं स्टूडेंट माउंटेन्स। माउंटेन्स जैसा कि आप जानते हो पहाड़। माउंटेन्स आर लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस राइजिंग एब्रेटली फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरिया। इट्स मीन्स यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स पहाड़ जो होते हैं वो पृथ्वी के सतह के आसपास के क्षेत्र से अचानक उभरे हुए होते हैं। पर्वतों में आमतौर पर एक श्रृंखला यानी कि एक सीक्वेंस बनाने वाली कई चोटियों के साथ समानांतर पर्वतमाला होती है। पर्वत आयु और आकार में भिन्न होते हैं। एशिया में हिमालय और यूरोप में आल्प्स युवा गुना पहाड़ हैं। कुछ पर्वत स्थायी रूप से बर्फ और बर्फ की धीमी गति से बहने वाली नदियों को हिम नदी कहलाने के लिए जमे हुए हैं। कुछ पहाड़ हैं जो हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वे समुद्र के नीचे होते हैं और समुद्र के नीचे हम उसको सीन नहीं कर पाते हैं। उनकी उत्पत्ति के आधार पर पहाड़ों को आमतौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट टाइप से फोल्ड, नेक्स्ट ब्लॉक, वॉल्केनिक एंड रेजिडुअल। अगर इनको हम हिंदी में बोलें तो गुना, ब्लॉक, ज्वालामुखी और अवशिष्ट। नेक्स्ट यानी कि अब सबसे पहले हम क्या है कि पहले फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है यानी कि पहाड़ों को मोड़ा यानी कि जो फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ने वाले, जो कि एक तरह से मोड़ होते हैं उन पहाड़ों के अंदर। तो पृथ्वी के जो आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा गुना पहाड़ बनते हैं यानी कि फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये पर्वत लिथोस्फेरिक प्लेटों में विवर्तनिक बलों के धक्के के कारण बनते हैं। यह धक्का या तो संपीड़न चट्टान की परतों को मोड़ने का कारण बनता है। संपीड़न की ताकतों के प्रभाव के तहत क्षैतिज रॉक स्टेट कैंपस को ऊपर की ओर सिलवटों, जिसे कि हम फोल्ड कहते हैं, सिलवटें टाइप की बन जाती हैं जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और नीचे की सिलवटों में विभाजित करता है। ऊपर की ओर की परतों को हम एंटाक्लाइंस कहते हैं और नीचे की सिलवटों को सिंक्लाइंस कहा जाता है। ऊपर की सिलवटें यानी कि दिस ये आपको दिखाई दे रहा है और नीचे की सिलवटें ये होती हैं। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनको बनाने के लिए सिलवटों का क्रमिक उत्थान विभिन्न चरणों में होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी प्रमुख पर्वत भूवैज्ञानिक इतिहास की हालिया अवधि के दौरान बने थे। यही कारण है कि उन्हें युवा तह पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, युवा ये सारे फोल्ड पहाड़ हैं। दूसरी ओर पुरानी तह जो पहाड़ों को खंडन किया गया है और बाहरी बल द्वारा बाहर किया गया है वो है आपकी द यूरेलस, एपेचेंस, एरावलीज, पुराने जो फोल्ड पहाड़ों में से कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं यानी कि ब्लॉक पर्वत तब बनाए जाते हैं जब बड़े क्षेत्रों को दो दरारों के बीच लंबवत रूप से विस्थापित किया जाता है। जिन ब्लॉकों का उत्थान किया जाता है उन्हें होस्टेस या पर्वत कहा जाता है, जबकि जो उतारे जाते हैं उन्हें ग्रेबिन या रिफ्ट चोटियाँ कहा जाता है।
वॉसगेस पर्वत और यूरोप की राइन घाटी इन प्रकार की माउंट्स के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड नंबर पर आता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, ज्वालामुखी पर्वत। तो जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो क्या होता है कि लावा बाहर निकलता है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है और ज्वालामुखी पाइप के चारों ओर फैलता है। माउंट एवरेस्ट की तुलना में अधिक समय बीतने के साथ ये लावा जम जाता है और ज्वालामुखी पर्वत नामक शंकु के आकार के पर्वत को जन्म देता है। अब इस तरह के एग्जाम्पल हैं इटली में माउंट वेसियस, जापान में माउंट फुजियामा और हवाई में माउंट मौना किया ज्वालामुखी पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका 4 रेजिड्यूल माउंटेन्स, यानी कि ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये कुछ पहाड़ जो भूगर्भीय इतिहास के पहले के समय में बहुत ऊंचे हुआ करते थे, अब वे खंडन के बाहरी एजेंटों जैसे वर्षा जल, ग्लेशियर, हवा आदि से खराब हो गए हैं। इसलिए उन्हें परिवृत के पहाड़ों या अवशेष पहाड़ों के रूप में भी जाना जाता है। अरावली और भारत में नीलगिरी इस तरह के कुछ उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी यूजफुलनेस ऑफ माउंटेन, यानी कि पहाड़ों की उपयोगिता। पहाड़ों की उपयोगिता इस टॉपिक्स में आपको बताया गया है। माउंटेन्स आर अनडाउटेडली अनइवन सरफेसेस, दे हैव प्रूव्ड देयर अनफुलनेस इन मैनी वेज, यानी कि पर्वत निस्संदेह असमान सतह है, उन्हें कई मायनों में अपनी उपयोगिता साबित की है। अब जैसे कि उनकी उपयोगिता है, पहली, पहाड़ों से बर्फ का पिघलना ताज़ा पानी की नदियों का स्रोत है, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु आदि। सेकंड, पहाड़ी ढलानों पर वन औषधीय जड़ी बूटियों के सबसे अच्छे स्रोत हैं। कागज के लिए सॉफ्ट वुड, ईंधन, लकड़ी, रेजिन और जानवरों के लिए घर। नेक्स्ट है आपका कि चाय बागानों और फलों के बागों को पहाड़ी ढलानों पर विकसित किया जाता है। नेक्स्ट, पर्वत प्राकृतिक अवरोध है और जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। हिमालय चीन की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है और नम हवाओं को चीन में जाने से रोकता है। पर्वत खनिजों के भंडार हैं और पत्थरों का निर्माण कर रहे होते हैं। आज हमने जैसे कि साहसिक खेलों को भी प्रोत्साहित किया है, जैसे ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आदि, ये सब कहाँ होते हैं? पहाड़ों पर ही होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्टूडेंट्स प्लेटिस। प्लेटिस इट्स मीन्स पठार। तो पठार जो होते हैं, अगर आपको इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया जाए तो पठारों को टेबल लैंड भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा, प्लेटिस आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, यानी कि इसका सेकंड नेम है टेबल लैंड। एक पठार के रूप में एक ऊंचा क्षेत्र है। इसके आसपास के क्षेत्रों की तुलना में यह दोनों तरफ खड़ी भुजाओं के साथ सबसे ऊपर सपाट है। इसकी ऊंचाई एक मैदान की तुलना में अधिक समतल और कम है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से आमतौर पर 300 से 900 मीटर के बीच होती है। पहाड़ों की तरह कुछ पठार पुराने हैं जबकि अन्य तुलनात्मक रूप से नए हैं। पुराने पठार कम होते हैं और अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैलते हैं। कुछ पठारों में केवल एक तरफ खड़ी ढलान होती है और दूसरी तरफ एक कोमल ढलान होती है। उदाहरण के लिए डेक्कन पठार की पश्चिम की ओर एक ढलान और पूरब की ओर एक सौम्य ढलान है। तिब्बत पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। हर महाद्वीप में पठार है। आमतौर पर पठार खनिजों से भरपूर होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेटिस, यानी कि पठारों के प्रकार। पठारों को उनके आकार, संरचना, उत्पत्ति और परिवेश के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहला आता है आपका इंटरमॉन्टेन्स प्लेटिस, यानी कि वे पठार जो चारों ओर से पहाड़ों से लगे हैं, जैसे उदाहरण के लिए तिब्बत के पठार, बोलिविया और मैक्सिको के पठार। नेक्स्ट आपको सेकंड टाइप में क्लासिफाइड किया गया है पीटीमोल्ट प्लेट्यू, यानी कि वे पठार जो एक तरफ से पहाड़ से और दूसरे से समुद्र या मैदान से घिरा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैटागोनिया का पठार जो कि अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, यानी कि महाद्वीपीय पठार। ये पठार जो होते हैं वो आमतौर पर या तो समुद्रों या मैदानों से घिरे होते हैं। वे पहाड़ों से दूर होते हैं। इसका उदाहरण है अरब प्रायद्वीप जो कि एक सबसे अच्छा पठार माना जाता है। ये तो हो गए आपके पठारों के क्लासिफाइड किए गए थे। अब आते हैं स्टूडेंट्स यूजफुलनेस ऑफ प्लेटिस, यानी कि पठारों की उपयोगिता। अब सिंपल सी बात है, जब पठार है तो उनके भी कुछ ना कुछ यूजेस हैं। तो वो क्या है? पठार कई मायनों में उपयोगी हैं। वे धातु, खनिजों और कीमती पत्थरों के भंडार हैं। म्यांमार माणिकों के लिए प्रसिद्ध है। सोने और हीरे के भंडार के लिए दक्षिण अफ्रीका, भारत का छोटा नागपुर का पठार,
लौह अयस्क और मैग्नीज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पठारी क्षेत्र में झरने न केवल प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं बल्कि जल विद्युत उत्पादन के लिए छोटा नागपुर पठार भी बनाते हैं, यानी कि जो विद्युत जो उत्पादन होता है वो छोटा नागपुर पठार से बनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्लेन यानी कि मैदान। अब मैदान यानी कि जो समतल निचले इलाकों को मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वे समुद्र तल से लगभग 200 मीटर ऊपर है। कुछ मैदानों को समतल किया जाता है जबकि कुछ को रोलिंग प्रकारों में रखा जा सकता है। कई मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनते हैं। जो नदियां पहाड़ों जैसे ऊंचाई से बहती हैं वे अपने साथ रेत, गाद और मिट्टी ले जाती हैं। एक बार जब नदियां निचले इलाकों में पहुंच जाती हैं तो वे अपना भार जमा करती हैं। निक्षेपण की निरंतर प्रक्रिया मैदानी भाग बनाती है। ग्लेशियर और हवाओं की आवाजाही से कई मैदान भी बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लेन यानी कि मैदानों के प्रकार। मैदानों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका एल्यूवियल प्लेन यानी कि जलोढ़ मैदान। वे मैदान जो नदियों, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों से बने, तलछट से बने हैं, वो आपके जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। तो यांगत्जी मैदान जो है वो जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है आपका डेल्टा प्लेन यानी कि डेल्टा मैदान। ये अपने वितरणकर्ताओं द्वारा नदी के मुहाने पर बने मैदान है। उदाहरण के लिए इटली में लोम्बार्डी मैदान का निर्माण नदी पो और उसके वितरणकर्ताओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। इन मैदानों की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, किनारे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश मैदान महाद्वीपीय शेल्फ के उत्थान के कारण है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान सबसे अच्छे उदाहरण है। ये मैदान जो आगे इसकी जो आपको बताई जाएगी इनकी उपयोगिता यानी कि यूजफुलनेस ऑफ प्लेन्स, जिसमें पहला है आपका प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के लिए मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट यूज है इसका कि जो नदी के मैदान है वो सभ्यताओं को भी पालते आ रहे हैं, यानी कि पालने से मतलब है कि सभ्यताओं को भी एक बढ़ाते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के लिए पानी के कारण चीन में हुआंग है और यांगची घाटियां हैं जो कि सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेल नेटवर्क एंड बिल्डिंग इज इजी। अब जो सड़क होती है, रेल नेटवर्क है, इमारतों का निर्माण भी इससे आसान हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट है मैदान बड़े पैमाने पर कृषि, औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के भी पक्ष में रहता है, यानी कि उसको भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हेडिंग है सबमरीन रिलीफ। सबमरीन रिलीफ से मीन्स होता है उप समुद्री राहत, यानी कि महासागर घाटियों में लगभग सभी प्रमुख भूभागों के समकक्ष हैं, जैसे पहाड़, लकीरें, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि। महासागरों की कुछ राहत सुविधाएं नीचे के माध्यम से दी गई हैं, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं सी माउंट। सी माउंट मीन्स होता है यानी कि सागर जो पर्वत होते हैं, तो इसका मीन्स होता है कि समुद्र तल पर एक एकल पर्वत को समुद्र पर्वत कहा जाता है। यह समुद्र के तल से समुद्र के पानी के स्तर से ऊपर उठ सकता है और एक द्वीप बन सकता है। हवाई द्वीप में माउंट मोना के वास्तव में एक उप समुद्री पर्वत का शीर्ष हिस्सा है, पार्ट है, जो माउंट से भी अधिक है, जो भी एक भूमि पर एवरेस्ट का काम करता है। नेक्स्ट आता है ओशियन टाइड्स, यानी कि महासागर की खाई। समुद्र तल पर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विशाल पठार और गहरी घाटियां हैं। कई कई स्थानों पर समुद्र तल में खाइयों के नाम से बहुत गहरे गैप हैं। माना जाता है कि समुद्र तल पर खराबी के कारण महासागर की खाइयां बनती हैं। ये खाइयां समुद्र तल पर बहुत गहरी बनती हैं। सबसे गहरी खाई जैसा कि हम जानते हैं मारियाना ट्रेंच है, जो 11,000 मीटर से अधिक गहरी है प्रशांत महासागर में। खाइयों को अक्सर महासागरों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ। यह आमतौर पर पेट्रोलियम में समृद्ध है और अक्सर मछली पकड़ने के लिए एक उत्कृष्ट क्षेत्र प्रदान करता है, क्योंकि गहराई सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि महाद्वीपीय ढाल। स्लोप का मीन्स आप जानते हो, ढाल। जो तट होते हैं, तट से खुले समुद्र की ओर और उथले समुद्र का खिंचाव है। समुद्र के पानी की गहराई समुद्र के नीचे तट से धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। महासागरों के इस भाग को हम महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ के अलावा समुद्र के तल तक समुद्र के नीचे एक अचानक या खड़ी ढलान होती है, जो महासागर के इस हिस्से को महाद्वीपीय ढलान कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट लैंड फॉर्म्स एंड प्यूपल।
इसका मीन्स है कि लोग यानी कि पीपल हैव बीन लिविंग इन एरियाज विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। इट्स मीन्स लोग विभिन्न भू आकृतियों वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों को हमेशा से ज़्यादा पसंद किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी इलाकों में फसलों को उगाना, घर बनाना और परिवहन नेटवर्क सिस्टम बनाना आसान है। क्या आप कभी किसी हिल स्टेशन गए? आपने नोट किया है कि पहाड़ के सभी क्षेत्र सड़कों से नहीं जुड़े हैं। अक्सर लोगों को अपने गंतव्य यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मैदानी इलाकों में अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें और बुनियादी ढांचे हैं। पहाड़ी इलाकों में घर बनाना बहुत मुश्किल है। जमीन को पहले समतल किया जाता है और फिर मकान बनाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि खेती भी आसान नहीं होती है, जमीन समतल नहीं की गई होती है। इलाके में खड़ी ढलान के कारण लोगों के लिए फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। लोग ऐसे इलाकों में छत की खेती का सहारा लेते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि छत की खेती में खेती करने के लिए इसमें भी एक स्नातक की पढ़ाई की जाती है, जिसमें छत पे खेती करना सिखाया जाता है। एक ढलान से कई स्तर के मैदानी भाग हैं जिस पर फसलें उगाई जा सकती हैं। ये पानी को बहने से भी रोकता है, इसलिए मैदानों में रहने के मुकाबले बहुत आसान है। पहाड़ यानी कि पहाड़ों पर रह सकते हैं, लेकिन मैदानों में रहना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कई लोग पहाड़ियों में रहते हैं। इसी तरह ऊंचाई पर ढलान वाली छतों के साथ मकान बनाए जाते हैं। ये है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक बर्फबारी होती है और छत पर बर्फ जम जाती है। बर्फ के संचय से छत टूट भी सकती है, तो ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं ताकि बर्फ जो पड़ती है वो स्लोप यानी कि ढलान से होती हुई नीचे चली जाए, ताकि बर्फ की से तो नुकसान होता है वो उस नुकसान से छत वगैरह ना गिरें। लोग ज्वालामुखी और भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भी रहते हैं। ग्रीस और जापानों में घरों का निर्माण किया जाता है विशेष सामग्रियों से, ताकि ये छोटे भूकंपों का सामना कर सके। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप से जान का और माल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कई लोग बाढ़ से भी प्रभावित इलाकों में रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में घरों को स्लिट बनाया जाता है। मनुष्य के पास ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहती हैं। अब युगों से विभिन्न भू आकृतियों में जीवित रहने के लिए जो हमारा मनुष्य है वो आदत डाल रहा है और कंटिन्यू इसके लिए कोशिशें करता है कि उसे जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है उससे वो झेल सके या एक तरह से उनसे लड़ सके। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग।